नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद ही कमलनाथ के चेहरे पर या उनके व्यक्तित्व पर एक सुपर फ्लॉप नेता होने का टैग चिपक गया है। पहले वे फ्लॉप सीएम साबित हुए जो सरकार नहीं चला पाए। अब संगठन के यानी मुखिया होने के नाते, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वे या तो सही से टिकट वितरण नहीं कर पाए, या प्रचार सही ढंग से नहीं करा पाए, या रणनीति सही ढंग से नहीं अपना पाए, जिसके चलते वे जो दावे कर रहे थे कि 28 में से 28 सीटें कांग्रेस की आएंगी, वो हवा भी निकल गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में अब क्या बदलाव होंगे और क्या हाईकमान कमलनाथ को बर्दाश्त करेगा, और कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी जो है उस पर आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेंगे। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात मैं अगर करूं इस चुनाव में भी अहम भूमिका निभाने वाली एक तीसरी पार्टी के रूप में, तो सपाक्स के नेता हैं हरिओम गुप्ता जी। नमस्कार। जिन्होंने कभी 2018 में खुले तौर पर शिवराज सरकार को चुनौती दी थी और उसके बाद अब कमलनाथ सरकार को चुनौती दी, और कहीं ना कहीं वो सफल होते हुए भी नजर आए। अगर मैं बात करूं स्वतंत्र रूप से एक ऐसे संगठन की या ऐसे व्यक्ति की जो सरकारों की समीक्षा भी करता है और कांग्रेस छोड़कर आए हैं आज़ाद सिंह डब्बास जी, तो आज उनका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा हरिओम जी, कांग्रेस में ये जो कुछ हुआ है कि जो एक दावे हो रहे थे कि 28 में से कम 25 सीटें तो कांग्रेस को मिलेंगी ही, 22 सीटें तो मिलेंगी ही, ऐसा क्या हुआ कि 20 का भी आंकड़ा नहीं छू पाई, वो तो 10 के ऊपर ही नहीं बढ़ पा रही। ये तो सिर्फ कांग्रेस की कपोल कल्पित कल्पनाएं थी। जिस तरीके से सरकार गिरी और सरकार गिरने के बाद जो पार्टी को मैदान में जनता के बीच में जाना था, जिस हिसाब से कांग्रेस को तैयारी करनी थी, उस हिसाब से कहीं कोई स्थिति नहीं बनी। कांग्रेस आज जो है वो कोई अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ना होकर व्यक्तिवादी पार्टी हो गई। मध्य प्रदेश में जैसे कमलनाथ कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस में भी जो अलग अलग छत्र पे पचौरी कांग्रेस या अरुण यादव कांग्रेस, केपी सिंह कांग्रेस, गोविंद सिंह कांग्रेस, तो जब व्यक्तियों में कोई दल बटा होता है तो वो कभी सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता। और जहां तक 2018 के चुनाव की अगर बाबाई अगर कांग्रेस जीतने की लेती है तो ये एक उनका एक मद था, गर्व था, घमंड था। क्योंकि यदि वो वास्तव में उनका बूथ मैनेजमेंट और कांग्रेस के प्रति अगर प्रदेश में वातावरण होता तो वो कम से कम 230 में से 140 सीटें जीतते, पर उनकी कुल 114 सीटें आई। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो तीसरे टर्म के प्रमुख नेता जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्री जी को इतना घमंड हो गया था कि वो सार्वजनिक तौर पर हर चीजों को चैलेंज करने लगे थे। और उन्होंने चैलेंज किया था कि कोई माई का लाल आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता। और आरक्षण के बारे में उसी मुद्दे को सपाक्स पार्टी ने पकड़ा और सपाक्स पार्टी ने ये महसूस करा दिया कि माई के लाल क्या होते हैं। उनकी 32 सीटों को हमने प्रभावित किया, हमको 1.7% सपाक्स को वोट आए और इस आधार पर वो 109 सीटों पर सिमट गई और 114 सीटें कांग्रेस की आई। उनको भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद ही कांग्रेस में इतनी गर्भोन्नति थी, वो ये मान के चल रहे थे कि पूरी जनता ने हमें कर्जा माफी के आधार पर पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने हमें सत्ता दे दी है। और उसी हिसाब से उन्होंने 15 महीनों में जो सरकार चलाई वो जनता के जो सामान्य वर्ग के काम हुआ करते थे, सामान्य जन के जो काम हुआ करते थे, उन सारी योजनाओं को वित्त का एक वो लगा के साहब वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और सारी काम बंद कर दी। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि मीडिया हाउस में जो लोग काम करते थे उनके अभी छापे पड़े इनकम टैक्स की। और आप आश्चर्य करेंगे कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसको बीजेपी गवर्नमेंट में 3000 करोड़ का भुगतान हुआ, एक कंपनी, और एक कंपनी ऐसी है जिसे 15 महीने में 1000 करोड़ का भुगतान हुआ। और उसमें इनकम टैक्स के प्रेस नोट में ये आया है कि 60% ऐसे बिल लगाए गए हैं जिनका कोई काम ही नहीं हुआ। मतलब आप जनता के पैसे को किस तरह सत्ता में आकर लूटने का जो काम किया, और उसी आधार पर कहीं ना कहीं आंतरिक असंतोष था। और जहां तक ये गद्दार का जो जुमला लिया कांग्रेस ने, तो सबसे पहले ये बताएं साहब, 15 महीने की जैसी सरकार बनी, इन्होंने उपाध्यक्ष के विधानसभा चुनाव पे इनके जो सलाहकार थे, क्या थे भगवान जाने, राजनीतिक कैसे सलाहकार होते हैं, उन्होंने जो एक परंपरा चली आ रही थी पिछले 30-35 वर्षों से कि विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद हम विपक्ष के पार्टी को देते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं दिया।
और बीजेपी के 2 विधायकों पर इन्होंने डोरे डाले, नारायण त्रिपाठी और शंकर कौल, और उन दोनों को इन्होंने किसी तरह कहीं किसी की वोटिंग में विधानसभा में अपने पक्ष में ले लिया। तो अब गद्दार की शुरुआत किसने करी, दल में विघटन कराने की शुरुआत किसने करी। अब उसका खामियाजा, अब दिग्विजय सिंह जी की आप बात करें तो दिग्विजय सिंह जी भी इस प्रदेश के सुपर चाणक्य हैं। उनको राजनीति जो सिखाई है वो अर्जुन सिंह जी के शिष्य हैं, और अर्जुन सिंह जी को वास्तव में किसी ने राजनीति सिखाई थी, वो थे इस प्रदेश के और देश के प्रमुख चाणक्य जिन्हें बोला जाता था डीपी मिश्रा साहब, द्वारका प्रसाद मिश्रा जी के वो शिष्य थे। तो जो परंपरागत गुण आए हैं, दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश में क्या पूरे देश में कांग्रेस को खत्म करने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उसमें वो ये मील की कड़ी साबित हुआ है ये उपचुनाव। जब वो ये कह रहे हैं कि साहब हम 28 में से 28 जीतेंगे, जो जनता की नब्ज नहीं जान रहा और ये तय कर रहा है, और आप नहीं, पर यहाँ दिग्विजय सिंह जी ने नहीं कहा था 28 में से 28 जीतेंगे। तो क्या लगता है आपको, उन्होंने सिंधिया जी पे जरूर कटाक्ष किया, उन्होंने ये मान के भी प्रचार किया कि सिंधिया जी का ग्वालियर चंबल इलाके में कोई प्रभाव नहीं है, पर ये जो परिणाम आए हैं, क्या उससे जनता ने ये बता दिया है कि नहीं सिंधिया जी का प्रभाव है, बीजेपी का एक सॉलिड वोट बैंक है, दोनों चीजें हैं? देखिए, बीजेपी का जो है वो कार्डर बेस्ड पार्टी है, और वो कभी व्यक्तियों पर चुनाव नहीं लड़ती, और उनका जो वो 24 घंटे चुनाव के मूड में ही रहते हैं। और जहां तक उन्होंने जिन व्यक्तियों को चयनित किया, भाई सरकार बनाई उन्होंने, जिन चेहरों को वो लेके आए, जिनसे दल बदल कराया, जिन विधायकों का वो बीजेपी की मजबूरी थी कि उनको टिकट देंगे, और उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पूरे प्रदेश की उन 28 सीटों पर अपने ऐसे जो स्थापित नेता थे वहां, जो वर्षों से राजनीति कर रहे थे, उनको किसी ना किसी तरीके से मैनेज किया। और ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो राजनीति है वो भी जमीन से जुड़ी हुई राजनीति है। और जहां तक तो इसका खामियाजा कांग्रेस को अब उठाना पड़ा है, ये मान सकते हैं? बिल्कुल 100%। और जो जिस तरीके से कांग्रेस ने आयोजित करके टिकट लिए, मैं कह रहा हूं ठीक बात है, 8 लोग जो बीजेपी से लाके आपने टिकट दिए, भाई आपने कांग्रेस अगर थी तो कांग्रेस का नेतृत्व वहां पहले से नहीं था, क्यों लाया आप बीजेपी से? कांग्रेस के व्यक्ति को क्यों नहीं टिकट दिया? मतलब जो वर्षों से काम कर रहा है उसके मन में तो कुंठा थी ना कहीं। आप ऐसे व्यक्तियों को टिकट दे रहे हैं जो बिल्कुल अभी एक दिन पहले तक बीजेपी में थे, चाहे वो शकरवार हो ग्वालियर से, चाहे फूल सिंह बरैया हो, तो आपने पारुल साहू हो, तो क्यों लिया आपने वहां के लोकल कोई कार्यकर्ता नहीं था। लेकिन ये नेताओं की जो बड़े नेता है नहीं, पर ये कहा जा रहा था जैसे कन्हैया लाल अग्रवाल जी हैं, इनका एक बड़ा प्रभाव था, तो उसने भी काम नहीं किया। नहीं, देखिए प्रभाव अपनी जगह होती है, लेकिन जहाँ सत्ता साथ में हो और धनबल साथ में हो, बाहुबल साथ में हो, मैनेजमेंट साथ में हो, तो कन्हैया लाल निश्चित रूप से अच्छे उम्मीदवार थे। लेकिन वो जो बूथ मैनेजमेंट का काम है उसमें कन्हैया लाल चूंकि पिछली बार भी हार चुके हैं, अगर इतने ही बड़े वो थे तो कन्हैया लाल पर क्यों दाव लगाया? भाई किसी दूसरे व्यक्ति पर भी दाव लगा सकते थे। बिल्कुल। ये यहाँ अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा आज़ाद जी, कि चूंकि आप कांग्रेस में रहे भी और आपने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का नेतृत्व भी किया, आपने क्या कमियां देखी जिसकी वजह से कांग्रेस को त्याग दिया? मैंने जैसा आपने कहा 1-1.5 साल कांग्रेस में काम किया है, और मैं जब भी भोपाल में होता था अक्सर मैं पीसीसी जरूर जाता था। मैंने ये पाया कि वो ऐसा लगता ही नहीं था कि ये रूलिंग पार्टी का दफ्तर है। वहाँ लोग ऐसे बैठे रहते थे मुरझाए हुए से, और कोई उसमें जोश नाम की चीज नहीं, मैंने कोई प्रोग्राम बनता देखा नहीं। बस बैठे हैं, सवेरे आ गए 11-12 बजे से और 5 बजे चले गए। 6 बजे तक दफ्तर में कोई होता नहीं था। कई बार तो 7 बजे तक मैं उतर के आता था, तो एक आध बस कोई बैठा है तो ठीक है, और जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ था वो भी ऐसे ही जैसे सरकारी दफ्तरों में होता है ऐसे ही। तो क्या कमलनाथ जी को संगठन की चिंता नहीं थी, या फिर वो अपना टाइम काट रहे थे? संगठन का प्रभार तो एक ऐसे व्यक्ति को दे रखा था जो मात्र 3 घंटे ऑफिस आते थे। वो संगठन प्रभारी जो 3 घंटे पीसीसी आएगा, वो क्या संगठन चलाएंगे? नहीं, पर कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता था कि मैनेजमेंट गुरु हैं, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष फाइनेंस के मैनेजमेंट गुरु हैं। क्या स्थिति रही उनकी? कमलनाथ जी अभी तक छिंदवाड़ा तक सीमित रहे। हमारे बहुत सारे अधिकारी जो छिंदवाड़ा में काम किए वो भी इनको बहुत मैनेजमेंट एक्सपर्ट बताते रहे। लेकिन अब जब
ट्रायल हुआ है, प्रदेश में टेस्ट हुआ है, तो एज मुख्यमंत्री भी फेल हुए, एज प्रदेश अध्यक्ष भी फेल हो गए, और नेता प्रतिपक्ष भी मेरे ख्याल में तो वो अब रहेंगे नहीं या रहना नहीं चाहेंगे। वो इसी आशा और उम्मीद में थे कि क्या पता कोई दिल्ली के भागों चीका टूट जाए, लेकिन ना ऐसा होना था, ना ऐसा हुआ। और मुझे लगता है कि अब नई टीम बनेगी और अब कुछ उनको उम्मीद दिख नहीं रही है। मेरा अपना आकलन है कि वो जल्दी, मुझे लगता है, मध्य प्रदेश से रवानगी डाल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और ये जो दावे कर रहे थे वो कि 28 में से 25 सीटें आ जाएंगी, कभी कभी बोल रहे थे 28 ही सीटें आ जाएंगी, ये दावे का आधार क्या था? ये मतलब भागती हुई सेना को रोकने के लिए था कि और भगदड़ ना मच जाए कांग्रेस में, या फिर उनको कॉन्फिडेंट थे वो कि नहीं इतनी तो सीटें आना ही हैं, क्योंकि जनता उन्हें बढ़ चढ़कर रोड शो में जो है उनके साथ आ रही थी? नहीं, जहाँ तक मेरा आकलन है वो सिर्फ एक भ्रम बना रखा था। वो खुद भी जानते थे कि, और ये कोई भी कह सकता है कि अगर जितना भी चुनाव हो रहा है उसमें सारा का सारा कौन जीतता है। बिल्कुल। और ऐसा इन्होंने क्या किया? सवाल पहला ये पैदा होता है कि 15 महीने कांग्रेस की यहाँ सरकार चली, कमलनाथ जी की, तो ऐसा उन्होंने एक भी काम क्या किया जिसके बूते पे प्रदेश की जनता को ये तकलीफ हो कि देखिए इतनी अच्छी सरकार दी चलेगी तो जनता खुद ही जिता देती, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। ये सिद्ध हो गया है, परिणामों से ये सिद्ध हो गया है कि जो 15 माह सरकार चली, वो जैसी भ्रष्ट सरकार बीजेपी की चल रही थी 15 साल से, उसी किस्म की भ्रष्ट सरकार इन्होंने 15 महीने में की। बिल्कुल। मैं यहाँ एक बात और पूछना चाहूँगा हरिओम जी कि जो बात आपने कही कि सपाक्स 18 में विरोध में थी इसलिए शिवराज जी को नुकसान हुआ, जी। इस चुनाव में शिवराज जी बिल्कुल मंच से ही दंडवत हो गए जनता के सामने, तो इसका फायदा हुआ? उनकी जो एक छवि थी कि नहीं ये लिबरल नेता हैं, इनमें घमंड नहीं है, वो चीज़ काम कर गई। देखिए, जन नेता वो होता है जो माहौल को देख के अपने आप को परिवर्तित करे, और दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। उनकी एक गर्भोक्ति ने उनको सत्ता से पदच्युत कर दिया, 15 महीने सड़क पे ला दिया, और उन्होंने इन 15 महीनों में महसूस किया कि हम सार्वजनिक जीवन में कोई भी ऐसी गर्भोक्ति अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता उस चीज को उस पर, हमारे उन शब्दों पर ध्यान रखती है। राजनेता जो होता है उसमें सुनने की क्षमता होना चाहिए और सहन करने की क्षमता होना चाहिए, और शिवराज जैसा व्यक्ति जो प्रशासनिक रूप से फेलुअर है, मैं आपके इस माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई उनका प्रशासनिक कोई बहुत बड़ी जादूगरी नहीं है, लेकिन वो जननेता जरूर हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का उनका प्रयास रहता है, लेकिन प्रशासनिक रूप से वो बुरी तरह फेल हैं। जो उनके 5 लाख आखिरी जो 15 की सरकार थी, 14 से 18 की सरकार थी, उसमें इस बात को प्रमाणित हुआ है। तो अगर उन्होंने, मैं तो ये कहूंगा कि भले ही ये तो ठीक है, जनता ये चाहती है कि भ्रष्टाचार तो कोई सरकार नहीं रोक सकती, लेकिन भ्रष्टाचार हर चीज में परिलक्षित हो, ये 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने प्रमाणित कर दिया था। तो उसको रोकने के लिए ये परिवर्तन जो हुआ है, जनता ने जो वोट दिया है, यदि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी अगर इसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे तो प्रदेश की जनता इसको चुपचाप सहन नहीं करेगी। और सपाक्स पार्टी इस बार भी 13 स्थानों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किए है, और अभी हमारे जो इलेक्शन के जो रिजल्ट हमें आयोग से हम लेते जा रहे हैं, उसमें लगभग तीसरे और चौथे नंबर पर कई स्थानों पर हमें वोट मिले हैं। तो हमने अपनी विचारधारा को आगे रखा है, और सबसे ज्यादा जो आवश्यकता जनता की मांग है वो भ्रष्टाचार को रोकना। अब आप देखिए, जनता के पैसे से आप मीडिया में करप्शन कर रहे हैं, मतलब विज्ञापनों में करप्शन कर रहे हैं, आप 60% फर्जी बिल लेके काम कर रहे हैं, ये जनता इसको कभी स्वीकार करेगी? बिल्कुल, कमलनाथ को बिल्कुल ठीक है, कमलनाथ को इसका दंड मिल गया, पर क्या आपको लगता है कि अब शिवराज जी ये ठोकर खाने के बाद, 18 में उन्होंने ठोकर खा ली, अब अच्छे से शासन प्रशासन चलाएंगे, जो उनकी नीति 2008 में थी या 13 में थी, उसको
सही ढंग से चलाएंगे और वो जो अधिकारियों के काकस ने घेर रखा था उससे दूर रह पाएंगे? निश्चित रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि आगे अभी कोई ये संकट सरकार व्यवस्थित, आगे बहुत सारे चुनाव हैं। अभी स्थानीय संस्थाओं के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, सहकारिता के चुनाव होंगे, जिनसे राज्य सरकार का को स्थायित्व मिलता है। तो यदि इनकी नीतियां जो जैसा कह रहे हैं उस हिसाब से अगर प्रगतिकरण नहीं हुआ, जनता को डिलीवरी सिस्टम में भी अगर करप्शन नहीं रुका, और जो बड़े बड़े लीडर्स जिस तरीके से भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व रहते हैं, जब तक नहीं, पर ये बात तो आप मानेंगे कि शिवराज जी ने अपने आप को करेक्ट भी कर लिया, उन्होंने जो गलतियां की थी उसको दुरुस्त भी कर लिया है। अभी ये टेम्परेरी फेस कह सकते हैं हम इसे, हमें इसमें कोई परमानेंट बदलाव वाली स्थिति नहीं रही है। अब आगे क्या रहेगा, क्योंकि अभी चलिए ठीक बात कह रहे हैं आप। में जो अधिकारी हैं, जो उनके आभा मंडल में हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी जो स्कैंडल चले हैं उनमें कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर में रहे हो, चाहे होम में रहे हो। ठीक बात है। आजाद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कमलनाथ जी के बारे में ये कहा जाता था कि वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति हैं। आपको क्या लगा, 15 महीने में उन्होंने वाकई काम किया, या फिर आईफा अवार्ड जैसे शो करा के सिर्फ और सिर्फ अपना ही हित देखा, जनता का हित नहीं देख पाए? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो जनता तक पहुंचे। ना कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हुआ, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम हुआ। किसी भी किसानों का क्या है, कर्ज माफी वो एक झुंझुना टाइप का एक पकड़ा दिया गया, आधा अधूरा चलता रहा, पूरा नहीं हुआ, उसमें खेलती रही। तो किसानों के हित में भी कोई ऐसी कोई योजना कोई आई हो, रोजगार के क्षेत्र में इतना बड़ा बेरोजगारी का मामला प्रदेश में चल रहा है, कुछ ऐसा कुछ हुआ हो तो कुछ भी तो नहीं हुआ। बस सिर्फ ये कह देना कि साहब राम गमन पथ बना देंगे, या एक हजार हम गौशाला खोलने का एक नाटक किया गया। वो किस तरह की गौशाला है, कोई भी जाके किसी भी गौशाला पे जाके देख सकता है कितनी खुली कितनी नहीं। सड़क पे तो आज भी गाय दिख ही रही। मुझे तो कोई ऐसा एक भी कंक्रीट काम, मैं तो ये कहना चाहता हूँ तिवारी जी, अगर कमलनाथ जी सरकार में आते ही जन आयोग बनाते, पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की ईमानदारी से जांच कराते, तो ये उपचुनाव ही नहीं होने थे और आज वही मुख्यमंत्री हो रहे होते, और ये जनता जो है वो इस तरह का ये अनावश्यक जो और ये ठीक बात है। हाँ, वो एक बोझ नहीं आता। और ये बात कितनी सत्य है कि 2018 के चुनाव में खाली कमलनाथ के चेहरे पर जनता ने वोट नहीं दिया था, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी क्या कोई भूमिका थी? मुझे लगता है कि बड़ी भूमिका थी उनकी। ग्वालियर चंबल संभाग में होने के कारण उस समय आई थिंक 36 में से 30 विधायक वहां से आए, तो सर्वाधिक रीजन वाइज आप देखें तो मैक्सिमम रिजल्ट वहीं से था। कमलनाथ जी का कोई मैं उसमें भी कुछ नहीं मानता, जैसा भी गुप्ता जी कह रहे थे। वो तो क्या, शिवराज के झूठ से भी लोग ऊब गए थे, उस करप्शन से ऊब गए थे। फिर कुछ उन्होंने ऐसी गलतियां कर दी चुनाव के मुहाने पे कि वो जो उनके खिलाफ आई, जैसा एक आप उदाहरण दे रहे थे, उन सब गलतियों के कारण से, और शिवराज के खिलाफ बीजेपी में भी उनको पसंद नहीं किया जा रहा था, उनको खिसकाने के चक्कर में लोग थे। उस कारण से कुछ टिक्के उन्होंने कुछ गलत कुछ घमंड उन लोगों को भी हो गया था। उस कारण से ये मिला जुला ऐसा असर था, इसका एक बहुत ही मेजोरिटी भी नहीं आ पाई और एक सरकार बन गई। और दिग्विजय सिंह जी अलग कह रहे हैं कि मैंने बनाई, कमलनाथ कह रहे हैं कि मैंने बनाई, वो कह रहे हैं मैंने बनाई। ये कुछ नहीं था, ये 15 साल की जो भ्रष्टाचार हुआ, एंटी इनकम्बेंसी मिल गया था इनको, एंटी इनकम्बेंसी का उसमें एक बड़ा रोल था। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहूँगा क्या कांग्रेस हाईकमान अब कमलनाथ से सख्ती से निपटेगा? क्योंकि जैसा राहुल जी ने इस बात पर टिप्पणी की जब इनका बयान आया कमलनाथ जी का कि कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को इन्होंने आइटम कह दिया, तो राहुल जी ने कहा नहीं, इनको माफ़ी मांगना चाहिए उस पर। तो वो या उसके पक्षधर नहीं थे, इन्होंने तब भी माफ़ी नहीं मांगी, उल्टे कह दिया ये उनको किसी ने भर दिया होगा। इसका गलत संदेश गया वहाँ हाईकमान में? मुझे लगता है कि बिल्कुल गया होगा, जब राहुल जी की बात इन्होंने मानी ही नहीं और एक किस्म से मैं तो कहूँगा कि नकार दी। मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो वर्षों से इनके पास जो धन दौलत इकट्ठा हो गया, उसका इनको इस कदर गुमान है कि उसी गुमान में ही ये सब हो रहा है। और ये बात कितनी सच है कि इन्होंने सही लोग रखने की बजाय मेघलानी, कक्कड़, रविंद्र बड़गैया ऐसे लोगों को रख लिया जो
ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं या जिनको ज़मीनी हकीकत पता ही नहीं है, उसका भी नुकसान हुआ इनको? पूरा नुकसान हुआ है और उसी का नतीजा है कि अप्रैल में जो है वो इनकम टैक्स की रेट पड़ी और लगभग 300 करोड़ रुपए का सुनते हैं कि कुछ सब पकड़ा गया था। अब वो कहाँ दबा, कैसे दबा, वो अंबानी अडानी किसका रोल है, ये एक समझौते का मामला है, वो अलग विषय है। आप मौका देंगे तो ठीक बात है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि चूँकि आप करप्शन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अव्यवस्थाओं के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कमलनाथ सरकार ने कभी ऐसा सोचा कि स्वच्छ साफ सुथरा प्रशासन देना है जनता को, जो चीज़ें हैं ईमानदारी से डिलीवर करना है जनता को, या जैसे बीजेपी चल रही थी उससे भी बदतर कर दिया? उससे भी बदतर कर दिया, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी कहा जन आयोग बनाते, जांच कराते, तो ये सब अंदर होते बहुत सारे मंत्री, इंक्लूडिंग तत्कालीन मुख्यमंत्री। फिर हनी ट्रैप का मामला आया, जो हो गए चीफ सेक्रेटरी तक उसमें इन्वॉल्व बताए जाते हैं। तो फिर बहुत सारे बीजेपी के नेताओं के नाम आए, कांग्रेस के नेताओं के नाम आए। तो अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी की नीयत होती, इस प्रदेश के संसाधनों को जैसे ही अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और नेता मिलकर लूट रहे हैं, इस प्रदेश को गरीब से गरीब बनाते जा रहे हैं और आज भी मध्य प्रदेश बीमारू है, तो ऐसे ही नेताओं की वजह से ये सरकार अच्छा, ठीक बात है। मैं मौका नहीं मिला। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जनता क्या चाहती है नेताओं से, जिस हिसाब से ये मैंडेट आया है उससे क्या अब बीजेपी को और जिम्मेदारी का भाव आना चाहिए उनमें, या ठीक है बहुत अच्छी सीटें मिल गई तो अब और ज़्यादा निश्चिंत होकर काम करें वो लोग? यहाँ की त्रासदी है तिवारी जी, मैं 33 साल से मध्य प्रदेश को रीड कर रहा हूँ। यहाँ की त्रासदी है ये 2 पार्टी सिस्टम, ये कांग्रेस और बीजेपी। जब तक कोई तीसरा दल नहीं आएगा, हो सकता है वो गुप्ता जी का दल हो या कोई चौथा दल कोई आ जाए, जो इनका दल कमाल तो कर ही रहा है, जब ये चाहते हैं उसको पटक देते हैं। नहीं, लेकिन हराना अलग विषय है और जीतना अलग विषय है। जब तक कोई नहीं तो ये भी कम नहीं है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। अब ये तो मोदी जी की लाइन पे ही चल रहे हैं ना ये लोग। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ एक तीसरे सशक्त दल का होना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये भ्रष्टाचार का तांडव ऐसे ही चलता रहेगा और कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस चलता रहेगा। बिल्कुल। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब चूंकि कमलनाथ की चला चली की वेला है, तो क्या अब कांग्रेस में सिर्फ एक ही दल दिखेगा, वो भी सिर्फ दिग्विजय सिंह जी का, या गुट दिखेगा? ऐसा वो गुट भले ही दिखे, लेकिन वो पहले ही फेल हो चुके हैं। उन्होंने पहले ही डिलीवर नहीं किया, उनको 10 साल मिले थे, 15 साल शिवराज जी को मिले। मैं कहता हूँ ये 2 नेताओं ने इस प्रदेश को फेल किया है। आज ये प्रदेश अगर ये इस बदहाली की हालत में है, तो इसके लिए शिवराज जी और दिग्विजय सिंह जी मुख्यतः जिम्मेदार हैं। और उसमें अब हिस्सा कमलनाथ जी का हो गया कि उनको एक मौका दिया था, एक मौका मिल गया था, दिया तो नहीं था ठीक से जनता ने, लेकिन मौका एक मिल गया था। अगर वो ठीक से काम करते तो प्रदेश को आगे बढ़ा सकते थे। बिल्कुल। यहाँ मैं मैं आपसे जानना चाहूँगा गुप्ता जी कि अब चूंकि कांग्रेस बैकफुट पर ही आ गई है और जिस तरीके के दावे हो रहे थे कि हमने बहुत काम किया है, हालांकि सपाक्स ने कुछ बातें रखी थी, तो क्या कमलनाथ जी ने उन पर ध्यान दिया या आपको भी चलता कर दिया उन्होंने? ध्यान नहीं दिया सर। देखिए 2014 से इस प्रदेश में पदोन्नति बंद है और बार बार विधानसभा में काम, ये नियम ला रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में एक पेशी करा के पिछले 6 सालों से अधिकारी कर्मचारी किस कदर परेशान है, उस व्यवस्था को नहीं सुधार पा रहे हैं। एक दूसरा, इस सरकार को गिराने का उद्भव तो पहले दिन से दिग्विजय सिंह जी ने पहले ही दिन कर दिया था, जब एक साथ 28 कैबिनेट मंत्रियों को, जिसमें उनके भतीजे और बेटे को शामिल करते हुए कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। तीसरा, कमलनाथ जी की आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो वित्तीय मैनेजमेंट के गुरु हैं। उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए सरकार बनाने में जितना धन लगाया था, जैसा लोगों की भ्रांति है, लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किया, उसको उन्होंने 15 महीने में उसका 100 गुना उन्होंने रिकवर करके इस राज्य पर और कर्जे की स्थिति बढ़ा दी। और दिग्विजय सिंह जी इतने चतुर चालाक निकले कि रिमोट कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में रखा। एक राज्यसभा सीट पर जो विवाद चालू हुआ, अगर वो चाहते बड़प्पन दिखाते, 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे, वो ज्योतिरादित्य को आगे करके कहते कि भाई पहले राज्यसभा तुम जाओ, लेकिन उन्होंने अपनी राज्यसभा सुरक्षित रख ली। तो अब
ये निर्णय तो वास्तव में इस राज्य में और केंद्र में जो वर्तमान में कांग्रेस का जो स्वरूप है, उसमें दिग्विजय सिंह जी की आवाज को कमजोर नहीं माना जा सकता। वो कहीं ना कहीं से ऐसा अब इस प्रकरण से क्या दिग्विजय जी की आवाज मजबूत हो जाएगी या फिर सिर्फ कमलनाथ को ही इसका डेंट झेलना पड़ेगा? के हिसाब से दिग्विजय सिंह जी जैसा चाहेंगे वैसा मनवाएंगे और अभी परिवर्तन होगा। कमलनाथ जी अभी कोई इतनी जल्दी ना तो नेता प्रतिपक्ष छोड़ेंगे ना पूर्व मुख्यमंत्री का तमगा। वैसे तो सुविधाओं के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। और ये जो बीजेपी में चल रही थी बात के बीजेपी से कुछ 7-8 विधायकों को तोड़ लें, अब वो बात भी लगता है खत्म हो गई। एक्चुअल में क्या है, अगर ऐसे ही मैनेजमेंट गुरु होते तो जब बीजेपी ने तोड़ा था तभी कुछ करके दिखा देते। भाई तुम्हारा तो चुनाव के बहुत बढ़िया बात आपने कही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं अगर चुनाव परिणामों की, तो निसंदेह ये कमलनाथ के लिए बहुत बड़ा आत्मचिंतन का विषय है कि उनकी छवि भी इससे खराब हुई इस चुनाव से। इससे पहले सरकार गिरने से तो खराब हुई थी। अब ये भी सवाल उठता है कि हाईकमान उन पर किस तरह की कार्रवाई करता है, आने वाला स्वरूप कांग्रेस का क्या होगा और क्या वे अपने चापलूसों से बाहर निकल पाएंगे। जो सही बोलते हैं लोग, जो सच दिखाते हैं, क्या उनके साथ खड़े रह पाएंगे। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें नितर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।